कहानी खुशबू की जुबानी। सच में मेरी जिंदगी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। हाई स्कूल के दौरान न्यूयॉर्क में मेरी मम्मी की मौत हो गई थी और उसके बाद मैं अपने सौतेले पिता तारक के साथ रहती थी, जो मुझ पर हाथ उठाया करता था और मेरे पैसे छीन लेता था। और आज जब सालों बाद न्यूयॉर्क वापस आई अपने बॉयफ्रेंड अविनाश के साथ एक बिजनेस मीटिंग में, मेरे सौतेले बाप की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे होटल में किडनैप कर लिया और अब मुझे पता चला कि मेरी किडनैपिंग उसके लिए की गई थी ताकि मेरे बॉयफ्रेंड अविनाश से पैसे वसूल सके, जो कि काफ़ी अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अविनाश की मां नीता और पापा अजीत मुझे काफ़ी पसंद आए थे। यह सब कुछ सही चल रहा था। मैं ब्रेकफास्ट में उनसे मिलने वाली थी। होटल की लॉबी में अविनाश का इंतज़ार करने वाली थी। एलिवेटर सीधे बेसमेंट में पहुंच गई थी और मैं वहां से किडनैप होकर यहाँ एक गोदाम में कैद हूँ। उन्होंने मुझे चेयर के साथ रस्सी से बांध रखा है, पर जब मुझे उनके इरादों का पता चला, मैंने कहा उन लोगों को उससे दूर रहे। तारक पागल है, बीमार है, वह इतना नीचा कैसे गिर सकता है? बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। मैंने देखा है, मेरी अपनी आंखें हैं। तुम्हें क्या लगता है कैसे मैं उससे उधार मांगने वालों से बचा था? एक तो तुम टेक्सास में भी मिली थी, तुम्हें याद है जेम्स? पर किस्मत से तुम्हारा चमकदार बॉयफ्रेंड उसे जेल भेज दिया और मुझे भागने में मदद की। उसकी आंखें मनोरंजन के साथ चमकने लगी। मैं उसे कुचलना चाहती थी, अपनी रस्सियों से छूटने के लिए जूझने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझे बंधक बनाकर रखना चाहता है ताकि अविनाश से और उसके परिवार से पैसे वसूल सके, उनके पैसे। कल्पना करो, जब हमने तुम दोनों को देखा था, तारक ने आगे जारी रखा, जब तुम दोनों को चमकदार गाड़ी में बैठते देखा और एक बहुत बड़े चमकदार बंगलों में, जो कि मैनहट्टन में है, जाते हुए देखा। खुशबू, जिंदगी पक्का अभी तुम्हारे साइड में है, पर ज्यादा देर तक नहीं। वह मुझे कहना क्या चाहता है कि मैं नरक की हूँ? रस्सी को काट दो, उसने अपने एक आदमी से कहा। उस आदमी ने पॉकेट से छुरी निकाला और मेरी रस्सी को काट दिया। मैं उन लोगों को देखने लगी, सोचने लगी मेरे साथ क्या करेगा। मेरे अंदर पैनिक घर करने लगा था। जब देखा वह तीनों मुझे शिकार के रूप में देख रहे थे। मेरे अंदर डर को भाप कर तारक ने नखरे की मुस्कान दी, कहा, इस बारे में फिक्र करने का हमारे पास बहुत वक्त है डियर। मेरे दोस्त इंतजार नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर हाथ डालने के लिए और तुम्हारा स्वाद लेने के लिए, पर फिलहाल के लिए अब हम दोनों का फिर से मिलन होगा। मैं चेयर से खड़ी हुई और दौड़ती हुई वहां से भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमी मेरे रास्ते का बाधा बने और मेरे सामने पैर अड़ा दिया, जिससे मैं ठंड सीमेंट में जोर से गिरी। मैं दर्द से कराहने लगी और रोने लगी। तब तक तारक मेरे पास आने लगा था। वह फिर से शुरू होने वाला था। वह मुझे मारने वाला था, मुझे चोट पहुंचाने वाला था। पहले लात मेरे पेट पर लगी। सारा दर्द मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरा पीटीएसडी मेरे ऊपर अत्याचार करने लगा था। वह मेरे घुटने पर लात मारा, फिर मेरा कॉलर पकड़कर मेरे गाल में एक तमाचा मारा, फिर मुझे उठाकर जमीन में फिर से पटक दिया और मैं बहुत ही रूखे तरीके से नीचे गिरी। नहीं प्लीज, मैं आंसुओं से घुटने लगी। उसने मुझे फिर से घेराबंदी की और फिर से उसके लात खाने के लिए तैयार हो गई। जब वह मुझे सजा दे रहा था, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उन लोगों के बारे में सोचने लगी जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे माफ करना माँ, आपकी दरिद्रता की वजह मैं हूँ। मेरा शरीर ठंडा होने लगा था। आखिरी बार जब अविनाश ने मुझे अपनी बाहों में लिया था, मैं उसके शरीर की ऊष्मा महसूस कर पा रही थी। मुझे माफ करना अविनाश, मैं तुम्हें इसमें खींचना नहीं चाहती थी जिस नर्क में मैं रहती थी। मैं तुम्हारे प्यार में नहीं गिरना चाहती थी। जब तारक मुझे मार रहा था, मुझे एहसास होने लगा मैं अपने आसपास के लोगों को कितना बड़ा बोझ हूँ। मुझे सजा मिलना ही चाहिए। रुक जाओ, मैं हकलाने लगी, बुरी तरीके से कांप रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था, तारक ने अब तक मेरी हड्डियां क्यों नहीं तोड़ी थी। उसने मुझे बहुत सारे जख्म दिए थे। तैयार हो जाओ, जब हम तुम्हारे चमकदार बॉयफ्रेंड से बात करेंगे, उसने कहा। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सीरियस हैं। कहानी अविनाश की जुबानी। यह नहीं हो सकता। मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा था जब मैं अपनी उंगलियों से बालों को सहला रहा था। मैं अपने घर की डाइनिंग टेबल के अंदर बैठा हुआ था। हाँ, मैं भी घर वापस आ चुका हूँ। मैंने पूरा दिन खुशबू को ढूंढा था, पर वह कहीं नहीं मिली थी। नहीं हो सकता, वह सारे दिन यूँ गायब नहीं रह सकती। आखिर वह है कहाँ? मैं होटल के अंदर ढूंढा था, पर वह वहाँ नहीं थी।
अब मेरा लॉबी में इंतजार करने वाली थी। पर जब मैं वहां पहुंचा था वहां पर नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट होटल के गेस्ट्स ऐसा समझ रहे थे जैसे कि मैं कोई लुनैटिक हूँ जो उसे ढूंढ रहा है। सबसे ज़्यादा जो मैं कर सकता था, स्टाफ को फोर्स किया कि मुझे उसके कमरे तक ले जाए जो कि खाली था। कोई ऐसा साइन नहीं था कि उसने चेकआउट किया हो, क्योंकि उसके कपड़े और सूटकेस वहीं पर था। मैंने उसे कॉल किया, टेक्स्ट किया, मैं पागलों की तरह भटका, पर वह कहीं ना मिली। सीजर भाड़ में जाए, उन्होंने मुझे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने नहीं दिया क्योंकि उनका कुछ बेकार प्रोसीजर है अपने गेस्ट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी। पर यह बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह किडनैप हो सकती है उनके प्रॉपर्टी के अंदर। उनकी नज़रों में मैं कोई पागल हूँ जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि वह सोच रहे थे पुलिस बुलाए ताकि मुझसे छुटकारा पा सके। यह ख्याल मुझे पागल बना रहे थे। अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यह सोचना कि खुशबू खतरे में है। बस मैं यही कर सकता था, होटल को इन्वेस्टिगेट कर सकता था अगर पुलिस मेरा साथ दे तो। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट भी किया तो 24 घंटे लगेंगे जितना मुझे इंतज़ार करना होगा। और जब वह समय पूरा होने जा रहा था, रात में मैं जरा भी नहीं सो पाया और अब सुबह होने को थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बीत गए हैं। एक एक बीतते सेकंड जब मुझे पता नहीं वह कैसी है, मेरे लिए अत्याचार था। कुछ बहुत ज़्यादा गलत है। वह मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं करेगी। ऐसा लगा कि वह हवा में गायब हो गई। जिस पर मैं इकलौता शक कर सकता था वह उसका सौतेला बाप तारक है। मैं पुलिस को उसके बारे में बताया है। काश मुझे पता चलता वो कहाँ रहता है। पर खुशबू से जो आखिरी बातचीत हुई थी, जेम्स के साथ जो गली में हादसा हुआ था, उसका बाप तारक फरार है, अपने उधार मांगने वालों से भाग रहा है। अगर उसने दोबारा से खुशबू पर हाथ उठाया तो मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि वह अफसोस करेगा जिस दिन वह जन्म लिया था। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैंने देखा डैड किसी से बात कर रहे थे, काफ़ी गुस्से के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, जो पुलिस के हाई लेवल के ऑफिसर हैं, ताकि यह केस जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। मेरी माँ फीकी पड़ गई थी, सोफे में मेरे उल्टे साइड में बैठे, आंखें बंद करके अपना सर टिका कर बैठी थी। क्रिश मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं किसी भी पल मर जाऊंगा, जो कि सच के बहुत करीब था। वह कल रात बॉस्टन वापस जाने वाला था, पर स्थिति को देखकर उसने अपना प्लान पीछे कर दिया और यहाँ रुकने का फैसला किया। नौकरानी मेरे सामने कॉफी का कप रखी जिसे मैं पीकर खुद को शांत कर सकूं। क्रिश मेरी ओर कप बढ़ा दिया, पर मैंने उसे नीचे जमीन पर पटक दिया जिससे कप के टुकड़े हो गए। अब मैं यह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार मेरे डैड ने लंबा नफरत से भरा हुआ बातचीत खत्म किया। वह अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने होटल के मैनेजमेंट को इस बारे में खबर दे दी है। डैड ने कहा, अभी मैं सोच ही रहा था कि होटल में जाकर पुलिस से मिलूं कि तभी मेरा फ़ोन बजा। सबके सर अपने आप अब मेरे फ़ोन की ओर गया। मैं कॉलर को देखा तो कोई अननोन नंबर था। मेरा दिल दुगनी तेज़ी से धड़कने लगा। जब मैं अपने पेरेंट्स को और क्रिश को देखा, उनका भी वही रिएक्शन था। सबकी आंखें चकित होकर फ़ोन के स्क्रीन पर लॉक हो गई थी। मेरे पापा ने सर हिलाया और मैं फ़ोन को ऑन करके स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, मैंने कहा, क्या यह चमकदार बॉयफ्रेंड है? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ गूंजी और मैं फटने को था। जो गुस्सा मेरे अंदर बन रहा था, यह कौन है? मैंने कहा। मेरी आवाज़ में भी वैसे ही ठंडक थी। मैं अपने अंदर की आग को दबाने की कोशिश की ताकि दूसरे साइड में जो आदमी है वह सारा कुछ उगले। उस आदमी ने उपहास किया, मैं वह इंसान हूँ जिसके पास तुम्हारी कीमती गर्लफ्रेंड है। भाड़ में जाओ, कहाँ है वह? मैं इतनी जोर से कहा कि मेरी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। लग रहा था कुछ तोड़ दूं। मेरी माँ को देखकर लग रहा था हाँ, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। जब किडनैपर ने खुद कॉल किया था, वह आदमी ऐसे हंसा कि लगा कमरे का तापमान कम होने जा रहा है। ठंड रखो, उसने कहा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उसे वापस नहीं पा सकोगे। मैं अपने दांत दबाने लगा, सोचने लगा यह जल्दी से अपने वाक्य को पूरा करे। कुछ डील कैसा रहेगा? उसने कहा। तुम क्या कहते हो? अपना पॉइंट साफ करो, मैं चिल्लाकर कहा। लगता है तुम अपने गुस्से को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, चमकदार बॉयफ्रेंड, उसने कहा। और मैं कल्पना कर सकता था कि उसके होठों पर नखरे की मुस्कान थी। तुम्हें अपने टोन पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें पता होता कि मैंने कितने जख्म उसके खूबसूरत त्वचा में बनाए हैं। मैं सामने वाली चेयर को इतने गुस्से से दीवार में पटका, उसका एक पैर टूट गया। तुमने उस पर हाथ लगाया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था जब अत्यंत आक्रोश मेरे अंदर
समाया था, तुमने उसे छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह एक सिरदर्दी थी, उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी जैसे कि पानी हो। तो हमारे डील को मान लो, इससे पहले कि मैं और नुकसान करूं, उसने जारी रखा। कैसा डील? मुझे जिज्ञासा हुई। हालांकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उसके साथ कोई निगोशिएशन कर पाता। मुझे खुशबू हर हाल में चाहिए थी। $1,00,000, उसने कहा। तुम मुझे इतने पैसे दोगे? थोड़े भी कम नहीं। मैं तुम्हें कॉल खत्म होने के बाद अपनी लोकेशन भेजूंगा और तुम उस पते में 1 घंटे में पहुंचोगे। मैं दे दूंगा, मैंने कहा। मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं उसे दे सकता हूं, अगर वह सुरक्षित तरीके से मेरे पास वापस आ जाए तो। तुमको पैसे लेकर मेरे पास अकेले आओगे? उसने कहा। तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए, पुलिस भी नहीं, खासकर पुलिस नहीं। बेवकूफ़ इंसान, इसके लिए देर हो चुकी है क्योंकि हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ? मैं अपने डैड की ओर देखा तो डैड भी सर हिलाते हुए बताया कि वह भी इस बात से असहमत है कि उसकी मांग है कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करूं। मुझे उससे बात करनी है, मैंने उस किडनैपर को दोबारा से कहा। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, यह जानने के लिए कि वह सचमुच वहाँ है। मैं उसे बताना चाहता था कि वह फिक्र न करे, मैं हूँ। पर फिर से उपहास करने लगा, जैसा कि मैंने सोचा था। फिर खुशबू से कहा, बात करो, जो कि शायद उसके बगल में ही थी। शांति फैल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझसे बात करो खुशबू, सब ठीक हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। मैंने कहा, बात करो खुशबू, वह चिल्लाया, अपना धैर्य खोते हुए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। एक जोरदार तमाचे की आवाज़ आई। खुशबू की रोने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। जब आखिरकार उसने कहा, अविनाश। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगी और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने ज़ोर से अपनी मुट्ठी को टेबल में पटका, जिससे कप का सारा डिंग उछलने लगा। उसने उसे थप्पड़ कैसे मारा? उसे हाथ मत लगाओ। मेरी आवाज़ में इतना जहर था कि पूरी दुनिया को जहर देने के लिए काफ़ी था। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लाकर दूंगा, पर तुम उसे छू नहीं सकते, एक बाल भी नहीं। तुम समझ गए? शांति फैल गई। मेरी आंखों से गुस्से के आंसू आने लगे थे जब मैं दोबारा से कहा। लगा मेरी आवाज़ कितनी कमज़ोर है। खुशबू, मैं तुम्हें लेकर आऊँगा, चाहे जो भी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने प्यार से फुसफुसाया। मेरे गले की गांठ को निगलने लगा। मेरा विश्वास करो, बहुत हो गया, चमकदार बॉयफ्रेंड कहकर उधर से फ़ोन कट गया। मैं जम गया। अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखकर अपना सर दाहिने घुमाया तो सामने क्रिश एक बटन दबाकर इशारा किया कि उसने सब रिकॉर्ड कर लिया है। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे में रखा, यह भरोसा दिलाने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा दिल निकाल लिया है, अपनी हथेली में उसे नष्ट कर दिया है और पैर से कुचल दिया है। पर चाहे कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, एक उम्मीद की किरण थी कि खुशबू मेरे पास वापस लौट कर आएगी और मैं यह निश्चिंत करूंगा कि वह जरूर आए। पुलिस अब मेरे घर पर थी। माहौल बहुत टेंशन से भरा हुआ था क्योंकि हमारे पास बस 1 ही घंटा था उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में। हाँ, हम किडनैपर की धमकी के विरुद्ध जाने वाले थे, हम पुलिस के साथ ले जाने वाले थे। हमने उन्हें सारे सबूत दे दिए थे। कॉल के हिसाब से पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया था और उसे फ़ोन को एक डस्टबिन में पाया। ऐसा लगा कि वह चलती हुई गाड़ी से फ़ोन कर रहे थे और जहाँ पर कैमरा नहीं था वहाँ पर फ़ोन फेंक दिया। अगर यह सही है कि वह उसके सौतेले पापा है तो उसे न्यूयॉर्क के गली गली का ज्ञान होगा। उसने मुझे वह लोकेशन भेज दिया था जहाँ मुझे पैसे देने थे और मेरे साथ पुलिस जाने वाली थी। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं खुशबू को देखना चाहता था, उसे अपने बाहों में लेना चाहता था, पर फिर पुलिस ने कहा कि हो सकता है किडनैपर उसे किसी और जगह पर रखे और हम वहां जाकर उसे ढूंढ न पाए, जिससे मुझे फिर से तोड़ कर रख दिया। मैंने पुलिस से कहा, आप समझ नहीं रहे हो, उसे PTSD है। पुलिस ने सहानुभूति के लिए अपना सर हिलाया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द मिल जाए, पुलिस ने मुझे दिलासा दिया। फिर उसने मेरे डैड और क्रिश को देखा। कहा, सेफ्टी के कारण सिर्फ अविनाश को हम अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वह उसे अकेला चाहता है। क्रिश ने कहा, प्लीज़ मुझे भी ले चलिए। क्रिश की आंखों में निश्चित भाव देखकर पुलिस ने सांस छोड़ी। ठीक है, एक और आदमी और वह तुम हो गए। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए, जो कि हम कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी साथ रहे। उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर सच में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो शायद मैं खुद पर से काबू खो बैठूं। हमें अभी निकलना होगा। जो गोदाम उसने बताया है, जाने में 20 मिनट लगेंगे, उस पुलिस वाले ने बताया। गोदाम? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसी जगह मैंने दुस्वप्न देखा था, न्यूयॉर्क, अपने पेरेंट्स से मिलना और एक धूल से भरा हुआ गोदाम जहां पर खुशबू
मेरी सांसें अचानक से छोटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खतरनाक ख्याल मेरे अंदर आने लगे थे। बस और थोड़ा सा इंतज़ार करो खुशबू, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहानी खुशबू की जुबानी। मैं अपने घुटनों को पकड़कर इसी ठंडी मिट्टी में बैठी हुई थी, अपने पीठ को दीवार पर टिकाकर, और मैं कांप रही थी। मेरी एक एक जख्म, तारक ने मुझे मारना, सब कुछ मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में बैठा कर रखा था जहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी और मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उन्होंने मुझे कोई खाना नहीं दिया था, बस पीने के लिए एक बोतल पानी दिया था जो मेरे सामने रखा हुआ था, पर मैं उसे पीने से डर रही थी। एक घूंट भी नहीं, जाने उन लोगों ने उसमें क्या मिला रखा हो, मैं फिर से बेहोश ना हो जाऊं। जो गोदाम में 3 और लोग थे, वह भी तारक जितने ही बुरे थे मुझे घूर रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि वह लोग मुझ पर हाथ लगाए। अविनाश ने तारक को धमकी दी थी कि मुझ पर एक भी उंगली न उठाए, और मैं उम्मीद कर रही थी कि वो पैसों के लिए इतने अंधे हो कि उसकी धमकी को मान ले। उनकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। तारक ने उसे $1,00,000 मांगा था और उसे अकेले आने को कहा था। अगर अविनाश के साथ कुछ बुरा हो तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तारक और उसके दोस्त के बीच में मुझे पता चला था कि उसने अविनाश को जहां पर भेजा है वहां मैं उसे नहीं मिलूंगी। अचानक से दरवाजा खुला और मैं बिदक उठी। तारक अंदर आया और उसके पीछे पीछे उसका दोस्त। मैं पक्का कह सकता हूँ, उसे स्टीव ने कहा, पुलिस उस जगह को ढूंढ रही है, जब तक वह हम तक नहीं पहुंच जाएगी। तारक ने मुझसे कहा, तुमने देखा खुशबू, तुम्हारा चमकदार बॉयफ्रेंड डील को तोड़ दिया और पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। मैं अवाक रह गई। यह तो तारक के लिए दुस्वप्न होगा, और मुझे राहत मिली कि वह अकेला नहीं है। अचानक से तारक अपने बदन को खुजलाने लगा। मैं हैरत में पड़ गई। उसने इंजेक्शन निकाला और खुद को इंजेक्शन लगाया। कुछ सेकंड के बाद फिर वह ठीक से सांस लेने लगा। ओ माय गॉड, यह तो नशेड़ी है। अमित से कहो कि सारा ड्रग्स अपने पास रखे। तारक हुक्म दिया। वह हमें ड्रग्स नहीं देगा जब तक हम पैसे नहीं देंगे, स्टीव ने कहा। किसी और को दे देगा। अगर हमारा समय बीत गया तो यह उसकी गलती है कि उसने बस 1 घंटे का टाइम दिया था। अगर मेरे पास टाइम होता तो, और मुझे पता चलता कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पुलिस को इन्वॉल्व कर ली है, तो मैं उसे फिर से धमकी देता। स्टीव ने कहा, सॉरी तारक, पर हमें यह डील नहीं मिल पाएगा। तारक ने कहा, अगर मुझे यह नहीं मिल पाया और बहुत देर हुई तो मैं खुद को मार दूंगा। यह हमारा अंत है। मुझे नहीं पता था उनकी ड्रग डील की बातचीत मैं सुन लूंगी। यह पक्का है कि अविनाश के पैसे की उसे बहुत ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मुझे तारक ने कहा, यह सब इसलिए हुआ कि तुम्हारा चमकदार बॉयफ्रेंड पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। स्टीव ने कहा, वह हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। शांति फैल गई। तारक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं कोई गंदगी हूँ जिससे वह छुटकारा पाना चाहता हो। अब इसका क्या करना है? स्टीव ने तारक से पूछा। इसने सब कुछ सुन लिया है। इससे छुटकारा पालो। इसे करने से पहले अगर जो मन में आए उसके साथ कर सकते हो। मुझे मार डालना चाहता है। अचानक से मेरे सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं अपनी माँ के कब्र पर एक आखिरी बार जा नहीं पाई। प्लीज़, मैं भीख मांगने लगी। प्लीज़, मुझे मरने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस उम्मीद के साथ कहा कि वह मेरी आखिरी इच्छा को मानेगा। कहानी अविनाश की जुबानी। मैं यहाँ पर सूटकेस लेकर खड़ा था, ठीक गोदाम के सामने, जिसके दूसरे साइड में खुशबू है। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। वह मुझे अकेले बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ अकेले खड़ा था। पर पुलिस इस जगह को चारों ओर से घेर चुकी थी और हाथों में बंदूक था। उसने सर हिलाया तो मैं इस वेयरहाउस के अंदर कदम रखा। यहाँ बहुत अंधेरा था। मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है। थोड़ी देर के अंदर पुलिस उस वेयरहाउस में प्रवेश कर चुकी थी, पर वह पूरा खाली था। एक बिल्ली निकल कर आई जिसने डस्टबिन को गिरा दिया। मेरे हाथों में पसीना था जब पुलिस उस जगह को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। यह खाली है। आवाज आई जिससे मेरा बक्सा नीचे गिर गया। क्या किडनैपर ने मेरे साथ चालाकी की? नहीं, उन्हें तो पैसे चाहिए थे। क्या उन्हें पता लग गया कि मेरे साथ पुलिस है? खुशबू कहाँ है? मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे। क्या मैंने गलती कर दी? पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करके 1 घंटा हो गया था और मैं वहीं पर पुलिस के कार में था। क्रिश कार पर टेक लगाए खड़ा था।
कहा हम उसे ढूंढ लेंगे। इस पर विश्वास करना चाहता था, पर मेरा दिल कुछ और ही क्यों कह रहा था। मेरा दिमाग उन संभावनाओं को सोचने लगा था जो हो सकता है। संदेह की सुई तारक पर थी। तभी पुलिस मेरे सामने आई। कहा हम उसकी सौतेले बाप को एक फॉरेनर के साथ ड्रग डील करते हुए पाया। हमने डीलर को पकड़ लिया है। जल्दी से तारक के लोकेशन का पता लगा लिया है। यह एक दूसरा वेयर हाउस है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मेरा दिल सीने में काफी तेजी से धड़क रहा था। हम थोड़ा भी इंतजार ना करके तुरंत हम पुलिस कार में बैठ गए। 15 मिनट की यात्रा करके हम उस नए गोदाम तक पहुंच गए थे। मैं आसमान में देखा तो घने बादल छा गए थे, ठीक मेरे सपने की तरह। कल की तरह चमकदार आसमान नहीं था। मेरे होंठ कांप रहे थे जब मैं अपने गोद में देख रहा था। हे भगवान, इसे मत होने दो, इसे मत ले जाओ। जैसे ही कार रुकी मैं उतरकर दौड़ने लगा। क्रिश मुझे पकड़ लिया। कहा अविनाश नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे यह करना होगा खुशबू। लेकिन 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और पुलिस उस जगह के अंदर चली गई और फिर मुझे इशारा किया। जब वेयरहाउस के अंदर कदम रखा, अचानक से मेरे कदम नहीं चल पा रहे थे। अचानक मैंने खून के पूल देखा। मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया। मेरा दुस्वप्न सच होने जा रहा था। बस फर्क इतना ही था कि उसकी बॉडी नहीं थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। पुलिस ने मुझे एक डेनिम जैकेट दिया। पूछा क्या वह उसका था। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। उस डेनिम जैकेट को लेकर उसकी खुशबू लेने लगा और फिर अपना सर हिलाकर इशारा किया कि हाँ। 1 और घंटा बीत गया था। मैं वहीं पर दीवार पर पीठ टिकाए बैठा था। क्रिस मेरे साथ था। कोई शब्द नहीं कर रहा था। हम इंतजार कर रहे थे फॉरेंसिक टीम का, जो वह ब्लड टेस्ट करके बताने वाली थी किसका खून है। एक पुलिस वाला अंदर आया। कहा फॉरेंसिक टीम ने हमें रिजल्ट मिल गया है। जिससे मैं अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा था। जिस तरह से पुलिस वाला टूटे हुए मुझे देख रहा था, उसने मेरे डर को और बढ़ा दिया था। मुझे माफ करना अविनाश, उसने कहा। यह उसका था। मेरे आसपास की दुनिया टूट कर बिखरने लगी। क्या? मैं सदमे में पूछा। यह उसका था, उसने दोहराया और फिर एक पेपर को अपने पॉकेट से निकाल कर मुझे दिया। हमें भी उसी कमरे में मिला था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आए। धीरे धीरे उसे मैंने उसके हाथ से ले लिया। जब पेपर खोला तो वह खुशबू की हैंडराइटिंग थी। प्रिय अविनाश, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ़ करना। मैंने सोचा था यह एकमात्र तरीका होगा जिस तरीके से मैं तुम तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो मैंने तुमसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने अपने दिल में दबा कर रखा था। मैं जानती हूँ अविनाश, जो कुछ भी हुआ था वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम इसके लिए अपने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दी है और वो है खुशी। तुम्हारे साथ मैं महसूस करती थी खुशी और ज़िंदगी। मैं इतना जिंदा महसूस करती थी। तुम्हें पता है, तुमने मेरे दिल चुरा लिया था। जब 3 साल पहले हम मिले थे, तुमने बस मुझे उस विकृत इंसान से मेरी इज्जत बचाई थी और तब से ही मैं तुम्हारे बारे में अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया था और मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी। बावजूद इसके तुमने फुटबॉल मैच खेला था और तुम जीते थे। उस दिन आसमान में बारिश गिरने लगी थी और मुझे एहसास हुआ था कि मैं भी तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। जब जीत की खुशी में तुम मुस्कुरा रहे थे, वह मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया था। और फिर 3 साल बाद तुमने मेरी इज्जत दोबारा बचाई, एक पावरफुल आदमी से। तुम वही लड़के थे जिसने कुछ साल पहले मेरा दिल चुराया था। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। जब भी मैं तुम्हारी गहरी नीली आंखों में देखा तो मुझे कभी राक्षस नजर नहीं आया, मुझे समंदर नजर आया जिसमें मैं डूब जाती थी। तुमने मुझे प्यार का एहसास दिलाया। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक कीमती लड़की हूँ। तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाया। बस मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर देना अविनाश कि मैं तुमसे वादा किया था ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ़ कर देना अविनाश। आई लव यू। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे हीरो, मेरे सब कुछ। मेरे हाथ काँप रहे थे जब मैं चिट्ठी पढ़ना खत्म किया। मैंने यह डील तोड़ी थी। वह मेरी वजह से चली गई। मैंने उसे मारा। मैंने पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया। खुशबू चली गई, पर उसके साथ मेरा दिल, मेरी आत्मा लेकर चली गई। वह मेरा दूसरा हिस्सा है, इसलिए अपने अंदर उसका नाम लेकर चीख रहा था और नीचे ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। मैं घर पर वापस आ चुका था। कुछ पुलिस हमें गार्ड करके लाई थी और बाकी तारक के पीछे थी। वह खुशबू का बॉडी ढूंढ रही थी। जब मैं
दोबारा घर के अंदर कदम रखा, मेरी माँ मुझे हक करके रोने लगी और मेरे पापा मुझे ऐसे देखने लगे जैसे नष्ट हो चुके हों। इससे पहले कि वह अपना सिर दीवार पर रखते और आंखें बंद कर लेते, हम सच में इनकार नहीं कर सकते कि हम खुशबू को नहीं बचा पाए। और मुझे नहीं पता आसपास क्या हो रहा था। दीवार पर टेक लगाए मैं चुपचाप खड़ा था, ऐसे ही बिना भाव के देख रहा था। न ही मुझे महसूस हो रहा था, न ही मैं कुछ सुन सकता था। मुझे यह तक नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। मैं जो जानता था, खुशबू और इस दुनिया में नहीं थी, वह मर चुकी थी। साथ में मेरा दिल भी, मैं उसे मिस करता हूँ, पर वह इस दुनिया में नहीं रही। अगली चीज जो मैं जानता था, क्रिश और मेरे पापा पुलिस के साथ बहुत गर्मा गर्मी वाला बहस चला रहे थे। मेरी माँ आंखों में आंसू लिए उन्हें सुन रही थी। पता ही नहीं चला कब मेरा पैर चलने लगे थे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं इस दुनिया से ही कहीं गायब हो जाना चाहता था। फिलहाल मैं ड्राइंग रूम में आ गया और वहाँ मुझे याद आने लगा, अभी कुछ ही समय पहले हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पर बैठे थे। खुशबू मेरे बगल में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी चिट्ठी मेरे पॉकेट में थी, पर मुझे उसमें देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे सच्चाई मेरे सामने आ जाती। मेरे दिल में उसके लिए जो चाहत थी, मैं फटने को था। मेरे अंदर की ग्लानि और अफसोस मुझे जला रहा था। पता ही नहीं चला कब मैं बाहर निकला, अपनी कार निकाला और उसे पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा। ऐसे ही घूमने लगा। चारों तरफ के लोग हॉर्न बजा रहे थे। मैं पागल हो गया था। मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मैं रुक नहीं सकता था। मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे पता है कि वह मुझे अब नहीं मिल पाएगी। मुझे बस उस वादे के बारे में याद आ रहा था, जब मैं वादा किया था मैं उसे दोबारा चोट पहुँचाने नहीं दूंगा, कि तारक को उसके आसपास नहीं भटकने दूंगा। मैंने उससे कहा था उसे कुछ अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा, हम दुनिया के खिलाफ। मुझे पता है आखिरी बात उसने मुझसे कहा था, वह मुझसे प्यार करती है, पर वह मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। आंखों में आंसू भर आए थे। मेरा फोन बजने लगा, जिससे मैं बिदक उठा। कॉलर देखा तो मोनिका थी। कांपते हुए हाथों से मैंने फोन रिसीव किया। अविनाश, एकदम टूट कर फुसफुसाई, मैंने खुशबू के बारे में सुना है। इतना कहते हुए उसका रोना शुरू हो गया। मुझे माफ कर देना, वह रोने लगी थी। ठीक उसी समय मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने फोन काट दिया। मुझे और बात नहीं किया जा रहा था। उस लड़की के लिए रो रहा था जो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं भी मर गया जब उसने ऐसा किया। मुझे एहसास हुआ एक और कार मेरे कार के सामने आकर रुकी और उसका मालिक मेरे खिड़की पर खटखटाया। मैंने खिड़की खोली तो उसने मुझे एक फ़ोन पकड़ा दिया। मुझे कुछ समझ में आता इससे पहले कि वह अपना कार में बैठकर चला गया। धीरे धीरे मैंने अपना नया फ़ोन अपने कान में रखा। बिल्कुल सम्मोहित हो गया था। एक और मौका लवर बॉय, ठीक वैसे ही ठंडी आवाज़ थी जो मुझे धमकी देता था, इसलिए मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। तारक। निर्वाक रह गए। मनोरंजन के साथ उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए बात करो, उसने कहा, मुझसे नहीं किसी और से। और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई किसी को खींचकर तारक के पास ला रहा हो। अविनाश। यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे नब्ज में खून तेजी से बहने लगा। मत आना, यह खुशबू की आवाज़ थी। वह बच गई थी, वह जिंदा थी। दोस्तों, अविनाश हर हाल में खुशबू तक पहुंचना चाहता था। अब क्या करेगा अविनाश उसे बचाने के लिए? जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।